इंडिया में हमारे पास गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी जैसी कुछ कम्युनिटीज है जो बिजनेस में अपने झंडे गाड़ चुकी है। तो आइए इस वीडियो में हम मोहनीश पाबराई की बुक दी धंधो इन्वेस्टर से जानते हैं कि इन कम्युनिटीज के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बिजनेस में उन्हें इतना रिच बनाता है। आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा कि हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन गुजराती कुछ अलग सोचते हैं। उन्हें तलाश होती है एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी वाले बिजनेस की, जिसमें अगर वो जीते तो बहुत फायदा हो और अगर फेल हो तो उनको कुछ खास फर्क ना पड़े, यानी कि हेड्स आई विन, टेल आई डोंट लूज मच। और यही है क्लासिक धंधो स्टाइल। कि आप जानते हो, अमेरिका में रहने वाला गुजराती एक एवरेज अमेरिकन से भी ज्यादा कमाता है। अगर हम देखें तो यूएस की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और इसी 1% में थोड़े से है गुजराती पटेल। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने थोड़े लोग ही अमेरिका के 50% से ज्यादा मॉडल बिजनेसेस के मालिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पटेल्स अमेरिका पहुंचे कैसे और क्यों उन्होंने मॉडल बिजनेस को ही चुना। जैसे ज्यादातर लोग गांव से खेती छोड़कर शहर आते हैं, क्योंकि हर जनरेशन के बाद होने वाले जमीन के बंटवारे में एट दी एंड बहुत कम या ना के बराबर जमीन बचती है। और इसी रीजन से कुछ गुजराती पटेल्स का ग्रुप बिजनेस करने के लिए युगांडा चला गया और वहां उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया और अच्छी खासी वेल्थ भी बनाई। लेकिन तभी 1972 में युगांडा में एक डिक्टेटर पावर में आया, जिसने गुजराती पटेल्स की तरक्की देख के उनकी सारी दौलत छीन ली और उन्हें युगांडा से निकाल दिया। अब इस सिचुएशन में युगांडा से निकाल दिए पटेल्स को कोई नई जगह और बिजनेस की तलाश थी। इसलिए कुछ पटेल्स अपनी बची कुची वेल्थ लेकर यूके, कनाडा और अमेरिका में जाकर सेटल हो गए। पर क्योंकि गुजराती पटेल्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जब 1973 में वो अमेरिका पहुंचे तो उस ब्रोकन इंग्लिश के साथ अमेरिका में व्हाइट कॉलर जॉब करना उनके बस की बात नहीं थी। और तभी अरब के कुछ देशों में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका में ऑयल क्राइसिस भी चालू था, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए थे। लोगों ने घूमना फिरना और ट्रैवल करना बंद कर दिया था। एज अ रिजल्ट मोटेल बिजनेस यानी हाईवे पे बने 20 से 25 कमरे वाले छोटे होटल्स की हालत काफी खराब थी और बहुत से मोटेल ओनर्स अपने मोटेल बिजनेस बेचने लगे थे, जिससे मोटेल्स की प्राइस गिर के बहुत सस्ती हो गई थी। और जो मोटेल बिजनेस खरीदना चाहते थे, बैंक उनको 90% लोन दे रही थी। और युगांडा से निकालने के बाद पटेल्स के पास ना ही बहुत ज्यादा सेविंग थी और ना ही रहने के लिए घर। तो इन गुजराती पटेल्स ने 90% लोन बैंक से लेकर और अपनी बची कुची सेविंग्स का डाउन पेमेंट करके मोटेल खरीदे। उनको पता था कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, थोड़े टाइम बाद जब मार्केट की हवा बदलेगी तो सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पटेल्स के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो मॉडल के एक कमरे में उनकी फैमिली रहती और मॉडल के स्टाफ को निकाल के वो घर के फैमिली मेंबर्स ही मोटेल का कामकाज करने लगे। तो इस तरह उन्होंने मोटेल बिजनेस को एक लो कॉस्ट बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो इस क्राइसिस में सर्वाइव कर सके। फाइनली ऑयल क्राइसिस खत्म हो गए और मोटेल से पटेल्स को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा और देखते ही देखते वो मोटेल बिजनेस के मालिक बन गए। ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है धंधो फ्रेमवर्क समझने के लिए। तो आइए समझते हैं क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क के वो 6 रूल्स जिन्हें फॉलो करके गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटीज इतनी रिच बनती है। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है और इतने एफर्ट लगाने के बाद भी ये जरूरी नहीं कि आपको उस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो। इसीलिए पटेल्स ने एग्जिस्टिंग मॉडल बिजनेस को ही खरीदा। वो इनोवेशन करने नहीं गए, क्योंकि इनोवेशन करने से पहले जरूरी है कि आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल हो, जिससे आपने लगाए पैसे डूब जाए तब भी आपको कुछ खास फर्क ना पड़े। यानी नई नई कंपनी के स्टॉक खरीदने से बेहतर है आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कंपनी सालों से एग्जिस्ट करती हो, जिनकी मार्केट में अच्छी पोजीशन हो और जिनका बिजनेस मॉडल सही तरीके से काम कर रहा हो। रूल नंबर 2, बाय बिजनेसेस विथ अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। वॉरेन बफेट कहते हैं कि चेंज इज एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही स्लो हो। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला और मैकडोनाल्ड्स आज से 20 साल पहले थे, आज भी है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले 20 साल के बाद भी वो मौजूद होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें टिकटॉक, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी की, तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी का रेट ऑफ चेंज बहुत हाई होता है। आज से 20 साल पहले हम ऑरकुट और याहू यूज करते थे, आज हम फेसबुक यूज करते हैं। क्या पता आने वाले सालों में गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाए जिससे कोई और प्लेटफॉर्म बूम में आए। इसीलिए अपना कैपिटल उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसमें रातों रात चेंजेस होने के चांसेस ना के बराबर हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट रूल है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। रूल नंबर 3, फोकस ऑन आर्बिट्रेज। मान लीजिए कोई साड़ी मुंबई में 15,000 में मिल रही है, लेकिन वही सेम साड़ी सूरत में 10,000 में मिलती हो। तो अगर हम सूरत से 10,000 में साड़ी खरीद के मुंबई में 15,000 में बेचते हैं और 5,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसे आर्बिट्राज कहते हैं। अभी हमने जिस आर्बिट्रेज की बात की वो प्लेसेस की आर्बिट्रेज थी, मतलब 2 प्लेसेस पे प्राइस का डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करके हमने पैसे कमाए। ये सेम चीज टाइम के साथ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड की कीमत आज 50,000 रुपए है
और महीने बाद ये गोल्ड 55,000 का होने वाला है। तो ऐसे में हम 1 महीने बाद गोल्ड सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसे आर्बिट्रेज ऑफ टाइम कहेंगे। इसीलिए आपको भी इन्वेस्टिंग के दौरान आर्बिट्रेज पे फोकस करना है। रूल नंबर 4, बाय बिजनेसेस एट बिग डिस्काउंट। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर कर अपने स्टॉक सेल कर रहे हो तब आप थोड़ा लालची होकर उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक तब बाय करने चाहिए जब मार्केट डिस्ट्रेस कंडीशन में हो। फॉर एग्जाम्पल 1987, 2008 या फिर रिसेंटली कोविड सिचुएशन में स्टॉक मार्केट बहुत ही नीचे चला गया था। अगर आपने उस टाइम मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको कंपनी के वैल्यूएशन पर ध्यान देना चाहिए। जब कंपनी या इकोनॉमी खराब हालत में होती है तब कई बार अच्छी कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाती है। जब कंपनीज किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में फंस जाती है तब लोग उन कंपनीज के शेयर्स बेच देते हैं, जिससे वो बिजनेस सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाता है। यहाँ पर हम किसी एरे गेरे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस की जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जिन्हें आप समझते हो। अगर वो बिजनेस किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से खराब हालत में है और आप उस बिजनेस के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्फिडेंट हो, तब आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बात याद रखो, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में मिलने वाले रिटर्न्स आप कितने ज्यादा मार्जिन से स्टॉक बेच रहे हो उस पे नहीं, लेकिन कितने ज्यादा डिस्काउंट पे स्टॉक खरीद रहे हो उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रॉपर्टी का प्राइस अगर 1 करोड़ रुपीस है और उसे आप 80 लाख में खरीद रहे हो तो बाय करते टाइम ही आपका 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। रूल नंबर 5, बाय बिजनेसेस विथ मोट। अगर आप किसी भी बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर मोट कहते हैं। मोट मतलब किले की बड़ी बड़ी दीवारों के नजदीक बनाई हुई खाई, जिससे दुश्मन के अंदर आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाए। बिजनेस में मोट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया में आप IRCTC जैसा कोई दूसरा रेलवे नेटवर्क नहीं बना सकते, भले ही आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी किराना स्टोर है तो कोई भी आके आपके स्टोर के सामने दूसरी स्टोर खोल सकता है, क्योंकि उस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी सिविल एक्सप्लोसिव माने गोला बारूद बनाती हो तो कोई भी एरा गेरा आके बम बनाने की फैक्ट्री नहीं लगा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ही कंपनीज को इसका लाइसेंस दिया हुआ है और ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है कि वो किसी नई कंपनी को बम बनाने की परमिशन दे। तो एक तरह गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिशन से बचाती है और मोट की तरह काम करती है। ब्रांड इमेज, पैटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक तरह के मोट ही है। जैसे कोई नई कंपनी के हैंड सैनिटाइजर कुछ खास नहीं बिकेंगे, लेकिन वही हैंड सैनिटाइजर अगर रैकेट अपने ब्रांड डेटोल के अंडर बेचे तो खूब बिकेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही ब्रांड इमेज का मोट है और कोई नई कंपनी के लिए उसे तोड़ना मुश्किल होगा। तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप खुद से पूछिए कि क्या आपकी कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है भी या नहीं। रूल नंबर 6, बेट हैवीली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। चलो एक बेट लगाते हैं, हेड्स आया तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे और अगर टेल आया तो आपने लगाए पैसे 0 हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप सिंगल बेट पे कितने पैसे लगाओगे? ऑथर ने एक फॉर्मूला बताया है जिसे कैली फॉर्मूला कहते हैं, जिसके हिसाब से इस सिचुएशन में आपको 20% पैसे सिंगल बेट पे लगाने चाहिए। कैली फॉर्मूला के हिसाब से जब भी आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना है। पटेल्स की बात करें तो जब उन्होंने मॉडल्स खरीदे तब उन्होंने सिर्फ 10% ही डाउन पेमेंट दिया था और बाकी का 90% पैसा बैंक का था। अगर उनका बिजनेस फेल हो जाता तो ज्यादा से ज्यादा उनका क्या नुकसान होता? बस उनका थोड़ा डाउन पेमेंट ही तो जाता, क्योंकि उसके अलावा उनके पास खोने को कुछ था ही नहीं। यानी कि ऑड्स टोटली उनके फेवर में थे और ऐसे टाइम पे उन्होंने सारे पैसे लगा दिए। और आगे भी जब फिर से रिसेशन आया जैसे कि 9/11, तब उन्होंने सेम प्रिंसिपल यूज करके हैवीली इन्वेस्ट किया और कई और मॉडल्स को भी सस्ते में खरीद लिए। यानी कि हर बार डाउन साइड बहुत कम था और अप साइड बहुत ज्यादा। इन्वेस्ट करते टाइम आपको भी ऐसा ही करना है और तब तक पैसे नहीं लगाने जब तक डील टोटली आपके फेवर में ना हो। इसका मतलब है जब आपको पता हो कि ये स्टॉक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत सस्ते में मिल रहा है तब आपको जम के इन्वेस्ट करना है। यानी कि हेड्स आई विन, टेल आई डोंट लूज मच माइंडसेट, एंड दैट्स नथिंग बट क्लासिक धंधो। तो ये थे वो 6 प्रिंसिपल्स जिन्हें गुजराती और मारवाड़ी लोग फॉलो करके अपनी वेल्थ बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने मोहनीश पाबराई की बुक दी धंधो इन्वेस्टर से सीखी है। ये बुक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो इसे डेफिनेटली रीड करना। धन्यवाद।